पार्ट में देखा था। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ वेरिएबल। एम्प्लॉय नॉन रिस्पॉन्सिवनेस एक चीज देखी तो दैट इज अ वेरिएबल। इसी तरह जिस तरह लीडरशिप की एक एग्जांपल मैंने दी थी, तो लीडरशिप लाइक सपोर्टिव लीडरशिप इज अ वेरिएबल। इसी तरह एम्प्लॉय मोटिवेशन इज अ वेरिएबल। सो एनी कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट दैट वेरीज और चेंजेस इन वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट, कॉन्सेप्ट होता है सिंपली एब्स्ट्रैक्ट टर्म के अंदर अगर हम किसी नाउन की बात करें ना तो उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्टिस, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो मेरे ख्याल में सबको पता होगा, ऑल आर ग्रोन अप। तो नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। और उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है ऐसी चीज जो ख्याली तौर पर मौजूद हो, किसी भी आइडिया का जो नाम होता है ना उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो ही कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। और कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है एक ब्रॉड कंसेप्ट जिसके अंदर बहुत सारी और यानी उसके टाइप्स भी हो सकते हैं, उसको नैरो करके भी स्टडी कर सकते हैं, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से भी स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज जो बहुत तरीकों से स्टडी की जा सकती हो, बहुत सारी उसके अंदर मजीद डिटेल्स हो, उसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। लाइक हमारा लीडरशिप का जो है ना एक, ऑल्दो की लीडरशिप की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगी सिर्फ लीडरशिप तो दैट वुड बी अ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि स्पोर्टिव लीडरशिप सो दैट वुड बी अ वेरिएबल। तो यहाँ थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हल्की सी होगी वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्ट की। सो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, वेरिएबल रहे, तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जिस तरह मैथ्स के अंदर छोटी क्लास में देखें एक्स वन वाई हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो एक्स की कोई भी वैल्यू आ जाती है, वाई की कोई भी वैल्यू आ जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले क्वेश्चंस तो हम सब ने अपनी छोटी क्लासेस में देखे हैं। देन जब आप स्टैट्स पढ़ते हैं तो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की फॉर्म में आ जाते हैं और उनको फिर हम अटैच कर देते हैं हाइपोथेसिस के साथ। सो हमारे पास जो मेन टाइप ऑफ वेरिएबल्स रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं ना, सो दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है जी? डिपेंडेंट मैम जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा कोई भी बिल्कुल वेरिएबल ठीक है, जिसके। बिल्कुल ठीक। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें जो है वो चेंज खुद से होए, किसी और चीज के चेंज होने की वजह से उसमें चेंज हो जाए, और वो खुद जो है किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ये आजाद वेरिएबल है, इसके ऊपर जो है हम किसी चीज का इफेक्ट नहीं देखते। ऑल्दो कि हमारे पास रिसर्च के अंदर ये कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं काउंट कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हम इसको ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे लिस्ट कर देते हैं कि ये तो हमारा है ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके ऊपर जो इफेक्ट करने वाली चीजें हैं उनको हम नहीं देखेंगे, ये खुद इफेक्ट करने वाला बन जाता है, तो हम इसे कह देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आगे डिटेल भी आएगी इनकी। देन मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग भी ऐसा वेरिएबल होता है जिसके मौजूद होने से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप आपस में स्ट्रॉन्ग या वीक या नेगेटिव वे में भी हो सकता है। एंड देन मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल को इंटरवीनिंग भी कहा जाता है। अच्छा, एक वर्ड हम सुनते रहते होंगे, इंटरमीडियरी, सुना हुआ है ना सबने? ब्रोकर वर्ड सुना हुआ है हमने, एजेंट वर्ड सुना हुआ है हमने, लिंक वर्ड सुना हुआ है हमने, ब्रिज वर्ड सुना हुआ है जी। तो मीडिएटिंग वर्ड जो है ना, ये उसी इंटरमीडियरी वर्ड की तरह का एक वर्ड है। ठीक है, कि ये दो वेरिएबल्स को लिंक करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दीज। तो ये भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आप आज एंड ऑफ द क्लास तक सबको जो है ना इंशाल्लाह वेरिएबल्स के बारे में नो हाउ हो चुकी होगी। तो इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। So let's move towards the first thing, that is dependent variable. So what is dependent variable? कोई रीड करेगा? राबिया शाहिद, काइंडली आप रीड करें। Dependent variable is of primary interest to the researcher. The goal of the research project is to understand, predict, or explain the variability of this variable. Independent variable influences Okay. the dependent. पढ़ूं? ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जी जी पढ़े। Independent variable influences the dependent variable in either positive or negative way. The variance in the dependent variable is accounted for by the
IV, IV. ओके dependent variable. ओके सो फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप देखें तो इसको डीवी कहा जाता है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में रिसर्च के अंदर डीवी कहते हैं। और बेसिकली यही सेंटर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी रिसर्चर का। फॉर एग्जाम्पल, हम वे बैक टू अवर फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वाज अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो वहां पर अगर देखें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही प्राइम इंटरेस्ट था, ठीक है, रिसर्चर का, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर का। तो वो प्राइम वेरिएबल जिसको स्टडी करना होता है हमने, या जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, या जिसको कम करना चाहते हैं, या जिसके ऊपर बाकी चीजों के असरात देखना चाहते हैं, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। द गोल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट इज टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है। तो रिसर्च का मेजोरिटी केसेस के अंदर गोल ये होता है कि इस वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना, फिर उसके अंदर किस तरह की चेंजिंग कॉज हो सकती है बाकी वेरिएबल्स की वजह से, तो उस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह देंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर वेरिएशन को हम देखेंगे, उसी के अंदर चेंज को काउंट करेंगे, उसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसी को बढ़ाने की या कम करने की कोशिश करते हैं, तो दैट वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे इन्हीं स्लाइड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो साथ साथ हम करते रहेंगे। सो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो खुद इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट कैन बी इन्फ्लुएंसिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इन पॉजिटिव और नेगेटिव। असल में ये जो वेरिएबल होता है ना, इसका डीवी के ऊपर असर होता है, ठीक है। ये खुद इंडिपेंडेंट होता है और असरअंदाज किस पे कर रहा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट के ऊपर। सो डीवी के अंदर जो वेरिएंस है, यानी वेरिएशन है या चेंजिंग है, वो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक चेक की जाती है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय मोटिवेशन से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अगर एक मैं कहूँ मेरे मॉडल में है, तो मोटिवेशन क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर मोटिवेशन मैं इम्प्रूव करूंगी, बेहतर करूंगी, तो परफॉर्मेंस भी क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। बेहतर अगर होनी चाहिए। मोटिवेशन डिक्रीज करूंगी तो परफॉर्मेंस भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। मूव ऑन करते हैं, जहाँ समझ ना आए तो काइंडली बताइएगा। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल, लिस्ट द वेरिएबल्स एंड लेबल देम एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर सो लेबल्ड। सो फर्स्ट एग्जांपल देखें, कौन रीड करेगा, नुमान इजाज, काइंडली आप रीड करिए। नुमान इजाज, आर यू इन द क्लास? फैसल मैम खालिद, मैं करूँ? फैसल खालिद भी अवेलेबल नहीं है? Yes, madam. An नहीं, applied फैसल researcher काइंडली wants an जी। applied researcher wants to increase the performance of the organization members in particular bank. The dependent variable is the organization performance because it is the primary variable of interest to applied researcher who wants to increase the commitment of the members in the bank. सो अब इस एग्जांपल से काफी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है। अप्लाइड रिसर्चर ये चाहता है कि वो इंक्रीज करे परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की। सो जिस चीज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं या जिसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के अंदर नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग हम अपने एम्प्लॉयज में कम करना चाहते हैं, तब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस को तो ऑटोमेटिकली हम सब क्योंकि बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, सो वी नो दैट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का जहां भी कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। सो यहाँ पर ही हमारा प्राइम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होगी। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स एग्जांपल 2। ओके, रीड करें, सुमेरा आप रीड करेंगे। A marketing manager wonders why the recent advertisement strategy does not work. What would be the dependent variable here? कौन बताएगा जी? Who is going to tell?
इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नाफला? एडवर्टाइजमेंट मैम, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। और कोई? मैम यही होगा, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी। ओके, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या आंसर लिखा हुआ है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज advertisement strategy because the marketing manager is interested in knowing why the recent strategy doesn't work। ठीक है, तो पिछले में क्या था? Interested to improve the performance, and now here the researcher is interested to know the reason of failure or know the reason of something। So something would be the dependent variable। अब हमारी मीटिंग का तकरीबन 1 मिनट रह गया है, तो आई होप के इसके बाद हम नमाज ब्रेक कर लेते हैं 15 मिनट्स की। 15 मिनट्स ओके पढ़ी जाएगी 15 Yes, मिनट्स madam. में वॉइस? Yes. जी मैम। यस मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे है कि ना मैं 6 बजे से मतलब ऑनलाइन था क्लास में आने के लिए, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। वजह मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा था। तो 19 मिनट्स के बाद मैं कनेक्ट हुआ हूँ मतलब ठीक है क्लास सर, में। आई तो मार्क योर अटेंडेंस। आपने मुझे क्लास के एंड में याद कराना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। मैम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो जो पुराना लिंक था उस पे थी मैं, तो न्यू वाला दिखा नहीं। ओके नफला, बस क्लास के एंड पे मुझे याद करा दीजिएगा। यस मैम। Okay, so advertisement strategy would be the prime variable of interest। So definitely ये हमारा dependent variable यहाँ पे होगा इस एग्जाम्पल के अंदर। किसका मैसेज आया है? उदयर निसार, आपकी तो मैंने मार्क कर दी थी। निदा, मैंने आपकी भी प्रेजेंट कर दी थी। जो 2 लोग जिनकी नहीं हुई वो एंड ऑफ द क्लास जो है मुझे रिमाइंड करा दे। चले, वी विल रिज्यूम बैक आफ्टर 15 मिनट्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। हम आवाज तो मेरी आ रही है आई गेस? यस मैम, आ रही है। ओके, तो हम एग्जांपल नंबर 2 पर थे, जहां पर हमने ये देखा कि क्या चीज जो है वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकती है। सो दैट वाज एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी बिकॉज द मार्केटिंग मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई द रिसेंट स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क। सो जिस वेरिएबल को हमने एनहांस करना हो, कम करना हो, उसको स्टडी करना हो, उसमें जितने रिले इश्यूज हैं वो हमने देखने हो, तो उसी वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं कॉज एंड इफेक्ट का एक वर्ड यूज करती आ रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वेल वर्स्ड नहीं थे। सो दिस डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी द इफेक्ट ऑफ समथिंग, एंड जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इसके कॉजेज हो जाएंगे। ठीक है, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। सो एग्जांपल 3, एनीबॉडी voluntarily please read the slide। Research studies indicate that successful new product development has an influence on the stock market price of a company. That is, the more successful the new product turns out to be, the higher will be the stock market price of the firm. मैम वर्ड के ऊपर एक मिनट जरा प्लीज पॉज करें, मेरी क्लास का क्विज हो रहा है तो वो ज़रूर कौन का है। जी ओके, आकाश आगे भी रीड करें काइंडली।
that is the more successful the new product turns out to be, the higher will be the stock market price of the firm. हाँ जी, कौन वॉलंटरली बताएगा कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जी, डिपेंडेंट वेरिएबल का कौन बताएगा यहाँ पे? कासिम। जी मैम, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा और जो डिपेंडेंट है वो स्टॉक मार्केट हम कह सकते हैं। इसमें जो इसकी फॉर्म होती है, यानी जिस तरह हमने लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट सक्सेस, सो ये एक बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स शेप नहीं है, ठीक है? तो इसको राउंड शेप में भी आप कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होना जो है ना ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ रिसर्चर क्या करते हैं कि सारे वेरिएबल्स को, फॉर एग्जांपल 3-4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंदर होंगे, 2-3 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो सबको जो है ना वो सिमिलर ही फॉर्म में डेवलप कर देते हैं। तो एरो हेड जो है वो शो कर रहा होता है कि ये इस साइड पे जो है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिस साइड पे एरो का हेड होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिस साइड पे उसकी टेल होगी दैट विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चले अब एक और एग्जांपल अगर आप दें, एग्जांपल नंबर 4 इज अबाउट, कोई रीड करेगा? ये बाकी क्लास किधर है भाई? मुझे लगता है री अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। मैं रीड हमार है क्लास में? हमार जी वकास प्लीज रीड करें। Example number 4, cross-cultural research indicates that managerial values govern the power distance between superior and subordinates. Dependent variable, the power distance, independent variable, managerial values. ओके, बिल्कुल ठीक। सो अब देखिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च, क्रॉस कल्चरल रिसर्च का नाम यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो पावर डिस्टेंस जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर डिस्टेंस इज अ यू कैन से इज अ डायमेंशन ऑफ अ कल्चर, ठीक है? कल्चर की डायमेंशंस कभी पढ़ी है? ऑफ स्टेट कल्चरल डायमेंशंस, या कभी सुने हो नाम उसका? नो मैम, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना? नो मैम। नहीं सुना। ओके, सो एक मॉडल बना हुआ है, एक थ्योरी है बहुत पुरानी और चलती भी आ रही है, ऑफ स्टेट कल्चरल डायमेंशंस उसका नाम है। सो उन्होंने ना कल्चर को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर बयान किया हुआ है। अब वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है या डायमेंशंस है ना, उनमें से एक है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना लो एंड हाई लेवल के दरमियान जो है ना वो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक जो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके में जो है उनके पास कम पावर होती है। तो फ़र्क जो होता है पावर का वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? कुछ कल्चर्स में, और कुछ कल्चर्स में बहुत ज़्यादा पावर डिस्टेंस नहीं होता, मतलब सीनियर्स के साथ भी पावर्स कंपैरेटिवली उतनी ही होती हैं जितनी जूनियर्स के पास पावर्स होती है। सो ये पावर डिस्टेंस का कंसेप्ट जो है ना कल्चर का है, तो इसलिए क्रॉस कल्चरल रिसर्च में जो है इस चीज़ को जब स्टडी किया गया तो उन्होंने ये देखा कि मैनेजेरियल वैल्यूज जो होती हैं वो पावर डिस्टेंस को जो है ना गवर्न करती है, ठीक है? तो जैसी मैनेजेरियल वैल्यूज होंगी उसी हिसाब से पावर डिस्टेंस भी तय होगा। सो सुपरवाइजर्स और सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के दरमियान जो पावर डिस्टेंस है वो जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू द मैनेजेरियल वैल्यूज। सो इफेक्ट जो है हमारा यहाँ पे पावर डिस्टेंस हो जाएगा, एंड उसका जो है कॉज जो है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मैनेजेरियल वैल्यूज हो जाएंगी। सो यहाँ तक तो ओके है, इट्स क्वाइट इजी। कम टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 5। हाँ जी, अब कौन रीड करेगा? बिलाल अहमद खान, काइंडली आप जरा रीड करें। Yes, madam. A manager believes that good supervision and training would be increase the production level of the worker.
आंसर भी मैडम पढ़ना है या सिर्फ क्वेश्चन? जी पढ़ दे पूरा। आंसर इसका डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्शन, मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, independent variable supervision and training help to explain the variance in production. ओके, थैंक यू बिलाल। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही कोट हुआ हुआ है कि एक मैनेजर जो है ना वो इस चीज के बारे में कंसर्न्ड है, ही और शी वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द वर्कर्स। सो जिस चीज को वो इंक्रीज करना चाहता है तो वही उसका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा, मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। तो गुड सुपरविजन का वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग का वर्ड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, तो वेरिएबल है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ सुपरविजन और ट्रेनिंग रखना है, गुड वाला वर्ड नहीं यूज करना। हेल्प टू एक्सप्लेन द वेरिएंस इन प्रोडक्शन। सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी सुपरविजन एंड ट्रेनिंग जो है ऐसा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट तौर पर क्या कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो वेरिएशन कॉज कर रहा है, वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है उसके उसमें डिपेंडेंट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एग्जांपल 6। हाँ जी, इन सारी एग्जांपल से आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है। जी सना। मैम रीड करो। जी It has been found that there is a relationship between the availability of reference manuals that manufacturing employees have access to and the product rejects. That is, when workers follow the procedures laid down in the manual, they are able to manufacture products that are flawless. ओके, हाँ जी, हु इज गोइंग टू फाइंड? गर्ल सेक्शन, नाफला। यस मैम। जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कौन कौन से हैं? मैम मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंट है और जो प्रोडक्ट्स है वो डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज वेरिएबल नहीं होते। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, दो किन चीजों के दरमियान रिलेशनशिप यहाँ लिखा गया है नाफला? मैम अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स। जी, एक तो ये हो गया, दूसरा और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। नो, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज हैव एक्सेस टू एंड एंड के बाद जो है वेरिएबल है प्रोडक्ट रिजेक्ट्स। जी कासिम थोड़ा क्लैरिफाई कर दे प्लीज। मैम प्रोडक्ट रिजेक्ट जो हैं ये डिपेंडेंट होंगे क्योंकि इस पे फोकस है उनका कि फ्लॉलेस जो है वो मैन्युफैक्चर हों प्रोडक्ट्स। जी सेम चीज जो हमें कासिम ने बताई है, काइंडली शर्मीन जावेद अगर आप रिपीट कर दें। तो 6 लोग तो ऑलरेडी जो है वो क्लास से चले गए हैं, तो अटेंडेंस जो है ना वो रीइंस्टेट होती है थोड़ी देर तक। जरा शर्मीन जावेद, आर यू इन द क्लास? नहीं है। हुसैन अली, आप रिपीट कर दें जो कासिम ने बोला अभी। मैडम आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है आवाज।
मैडम यहाँ पे प्रोडक्ट डिपेंडेंट है और रिलेशनशिप मैनुअल जो है इंडिपेंडेंट। प्रोडक्ट डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट और ऐड करना चाहेगा राबिया शाहिद? राबिया शाहिद, आर यू इन द क्लास? सो अगर आप लोग क्लास में हैं ही नहीं तो फिर बेहतर है कि चले जाएं, रिमूव ही किया जाए आपको, ताकि आप नेक्स्ट जो है ना वो अटेंटिव हो। जी सुमेरा। मैम काइंडली अगर आप इससे खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही इस एग्जांपल की। आ रही जो प्रीवियस एग्जांपल थे उसमें बहुत क्लियर आ रहा था, यहाँ पे शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समझ नहीं आ रही। जी ओके सुमेरा, आपने क्वेश्चन किया है। सुमेरा देखिए, अब स्टेटमेंट अगर पढ़े ना आप तो इससे थोड़ा सा क्लैरिटी उर्दू में अगर आप इसको समझे ना तो आपको हो जाएगी। इट हैज बीन फाउंड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये आज तक मालूम हो चुका है कि रिलेशनशिप जो है बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स। सो द के बाद वाला जो पूरा वर्ड है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स, ये जो चारों वर्ड्स हैं, ठीक है, ये फ्रेज है एक। ये पूरी फ्रेज जो है ना, इसके साथ द लगा हुआ है तो मीन्स के आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये एक नाउन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स, ठीक है। दैट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज हैव एक्सेस टू, जिन तक जो है मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज का एक्सेस होता है वो रेफरेंस मैनुअल्स, उनकी अवेलेबिलिटी जिन तक एम्प्लॉयज की रसाई होती है। एंड द प्रोजेक्ट रिजेक्ट्स, और एंड के बाद वाले जो दा है, दा के बाद वाले जो फिर दो वर्ड्स हैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट्स, ये भी एक फ्रेज है, तो ये भी एक नाउन है। तो यहाँ से समझे कि दी के बाद वाले जो वर्ड्स हैं दोनों, ये दोनों नाउन्स हैं। तो जाहिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही, हमने पहले से कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही जो होते हैं उन्हें ही हम ज्यादातर वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं। तो प्रोडक्ट रिजेक्ट्स खुद तो कोई चीज नहीं है ना, कंक्रीट नाउन नहीं है, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक ख्याली तस्वुर है कि प्रोडक्ट रिजेक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह जस्टिस वर्ड मैंने बताया था, ठीक है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स की अवेलेबिलिटी एक ये चीज, और दूसरी चीज प्रोडक्ट रिजेक्ट्स। सो अब कह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है किस तरह से हो, किसको इंडिपेंडेंट कहा जाए और किसको डिपेंडेंट कहा जाए। That is, when workers follow the procedures laid down in the manual, they are able to manufacture products that are flawless. ठीक है, तो एम्प्लॉयज जो है जब वो प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे रेफरेंस मैनुअल से, तो ही एम्प्लॉय जो है वो फ्लॉलेस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो रेफरेंस मैनुअल्स वाली क्या, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस मैनुअल्स को फॉलो करेंगे, तो उसके नतीजे के तौर पे नतीजतन एंड में डिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होंगी वो फ्लॉलेस बनेंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन सुमेरा यहाँ से क्लियर हो जाएगी जी मैम, कि क्लियर। कौन सी चीज किसको अफेक्ट करेगी। अगर मैं कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो रेफरेंस मैनुअल को इफेक्ट करेंगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, आई गेस इट्स क्लियर। विकास आप कुछ कहना चाह रहे थे, यू हैव रेज्ड हैंड। जी मैम, क्लियर हो गया। मैम जो आपने चीज बताई है मैं इसी को फर्दर जो है इलैबोरेट करना चाह रहा था, तो वो क्लियर हो गया। थैंक यू। जी बताना चाह रहे थे मैम जो भी आपने ये एक्सप्लेन किया है, मैं यही वर्ड जो है वो बताना चाह रहा था, इसी वर्डिंग में बताना चाह रहा था, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। रहे थे, दैट्स गुड। ओके, यहाँ पे अब देखें इन्हीं का जो है डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज नंबर ऑफ रिजेक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट मैनुअल्स। सो नंबर ऑफ रिजेक्ट्स की जगह हम इसको प्रोडक्ट रिजेक्ट्स भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिजेक्ट्स भी कह सकते हैं। So next is, although this relationship true is general for all workers, but is not for the workers who are not using the manual every time they need.
So thus the interest and inclination of the workers is a moderating variable. So अब ये यहाँ पे ना moderating variable को concept start हो गया है. जिस तरह पीछे आप उसको थोड़ा सिंपल रख लें ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो कि रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल होंगे जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ रिजेक्ट्स है कम होंगे, ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन किया है. अब नेक्स्ट जो है सिनेरियो यहीं से वो ये जनरेट कर रहा है कि दोनों का रिलेशनशिप जो है वो और सारे वर्कर्स के ठीक है, लेकिन उन वर्कर्स के लिए तो ट्रू नहीं है जो मैनुअल्स को यूज ही नहीं कर रहे. तो जो मैनुअल को यूज ही नहीं कर रहा तो उस प्रोडक्ट्स में फ्लॉ हो या ना हो उसका ताल्लुक मैनुअल से तो नहीं होगा ना, ठीक है. तो जो मैनुअल यूज कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स जो है वो फ्लॉलेस होंगी, लेकिन जो पर्सन मैनुअल यूज ही नहीं कर रहे उनके प्रोडक्ट्स जो है वो फ्लॉलेस होंगी या नहीं होंगी इसका जो है हमें नहीं पता. तो यहाँ पर एक और टाइप ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है जिसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल. अब वो किस तरह से होता है? द इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द वर्कर्स. सो अगर तो वर्कर्स जो है वो इंटरेस्ट रखने वाले हैं, वो जो है उनकी टेंडेंसी है कि वो मैनुअल्स को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाएं, तो फिर जो है इन दोनों का रिलेशनशिप डिफरेंट होगा. तो वर्कर्स की इंटरेस्ट और वर्कर्स का जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा. मॉडरेटिंग वेरिएबल का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को या तो स्ट्रेंथन कर दे या उन दोनों को वीक कर दे उस रिलेशनशिप को, या फिर रिवर्स कर दे, ठीक है, स्ट्रेंथन कर दे, वीक कर दे या रिवर्स कर दे. सो मॉडरेटर वेरिएबल इज अ qualitative or quantitative variable that affects the direction or strength or relationship between independent and dependent variable. So यहाँ पर अगर diagrammatically आप देखें, availability of the reference manuals are independent variable. Dependent variable is number of rejects. So availability of आगे नीचे जो डायग्राम इसकी बनी हुई है तो वहाँ पे interest and inclination of the worker. तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स ज्यादा होने से नंबर ऑफ रिजेक्ट्स कम होता है ये सिंपल रिलेशनशिप है. लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर वर्कर का इंटरेस्ट भी होगा और इंक्लाइनेशन भी होगी मैनुअल की तरफ तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप दिस एरो हेड विल बी स्ट्रॉन्ग. तो ये मजीद इम्प्रूव होगा, ठीक है. यानी इसका जो इफेक्ट है डीवी पर, आईवी का डीवी के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो मॉडरेटर के इस मॉडरेटर के होने की वजह से हाई हो जाएगा, मजीद बेहतर हो जाएगा, ठीक है. यानी वर्कर्स को अवेलेबिलिटी भी है रेफरेंस की और उनका अपना इंटरेस्ट भी बीच में शामिल हो गया है. तो इस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है इफेक्ट जो है वो इनहेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जी कासिम, you have raised hand. I guess there is a question. जी बिल्कुल ठीक. तो कासिम आपकी इसी चीज में ऐड कर दूं कि जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है ना ये सम टाइम्स जो है ना, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको कंसिडर करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये एक सिचुएशनल वेरिएबल होता है, ठीक है. यानी जिसके होने से ऑलरेडी जो दो और काम हो रहे हैं ना, दो चीजों का रिलेशनशिप आपस में है, तो इन किसकी मौजूदगी से ना वो रिलेशनशिप बढ़ता भी है, कम भी होता है या डिस्टर्ब हो सकता है इसकी मौजूदगी में. अब इसमें एक और एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडरेटर इज अ क्वालिटेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग दैट जेंडर, रेस, क्लास और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है जिस तरह लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स है. सो इसकी मौजूदगी से वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी दैट वुड बी ईदर स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी वीक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको तो मैं कह रही हूँ ना स्ट्रॉन्ग होता है, वर्कर के इंटरेस्ट और इंक्लाइनेशन होने की वजह से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है. फर्ज करें कि इधर मॉडरेटर जो है वो है अब्यूसिव बॉस, ठीक है. अब पर्सन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ द रेफरेंस मैनुअल भी है, ठीक है, और उसका इफेक्ट जो है ना नंबर ऑफ रिजेक्ट्स पे कम जा रहा है, लेकिन पर्सन जो है ना उसके ऊपर जो बॉस बैठा वो अब्यूसिव है जिस वजह से
वो मैनुअल से पढ़ कर जो है प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बना पा रहा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एब्यूसिव बॉस का या एब्यूसिव सुपरविजन का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा वो इस वेरिएबल के इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को वीकन करने में काम कर रहा होगा। ठीक है, एनहेंस भी कर सकता है, वीक भी कर सकता है। जी किसी ने हैंड रेस किया था जी, कासिम नहीं आई गेस वो कास ने किया था। जी मैम मैंने ही किया था। वो जो कासिम ने बात की थी कि वो जी अगर उस चीज़ को हमने यूज़ कर लिया मैनुअल्स को और उसको अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है और एक जो चीज़ है उसका स्किल हमने लर्न कर लिया है, तो फर्दर ज़रूरी नहीं है कि उसको फिर हम यूज़ करें, हम फ्लॉलेस जो है वो प्रोडक्ट वैसे भी बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में कहना ये था कि जी वो बेसिक होती है वो तो आपकी मैनुअल बुक ही रहेगी ना, बेसिस तो आपकी चेंज नहीं होंगी। जी। अच्छा, ये यहाँ पे एक बात कोट करते जाऊँ, कासिम एंड वकास आप दोनों ने अप्लाइड सेंस में बात की। अप्लाइड इन द सेंस के ऑब्वियसली ऑन द जॉब ऐसे ही है, ठीक है, जिसके पास अवेलेबिलिटी या रेफरेंस मैनुअल की उसके नंबर ऑफ रिजेक्ट्स जो हैं वो कम होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो मॉडरेटर की बात हो रही है ना, ये एट द सेम टाइम हो रही है, इट इज नॉट आफ्टर अवेलेबिलिटी, इट इज नॉट आफ्टर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये हम इस रिलेशनशिप को हम मॉडरेटर को जब हम जा रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मॉडरेटर होगा तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पहले अवेलेबिलिटी होगी फिर नंबर ऑफ रिजेक्ट्स कम होंगे एंड देन हम मॉडरेटर को ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये दो अलग अलग जो है स्टडीज हैं। पहली स्टडी ये कर रही है कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल को कॉज लेकर नंबर ऑफ रिजेक्ट्स को इफेक्ट ले रही है, यानी डीवी ले रही है और उसको इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रही है। लेकिन एक और तरह की सेंस ये कह रही है कि हमारी जो सिचुएशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा काउंट कर रहा है। ठीक है ना, कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो एम्प्लॉयज ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ कि उनकी नंबर, और जो नहीं इंटरेस्ट ले रहे चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ मैनुअल है या नहीं, तो दूसरों का जो है इम्पैक्ट उसके ऊपर काफी डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन जो है मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर या मेरी सिचुएशन के अंदर जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ उसमें ये भी एक वेरिएबल होगा। तो इसकी जगह क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसके होने से इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेटर के तौर पे यहाँ पे ट्रीट कराऊंगा। ये रिसर्चर की अपनी एबिलिटी होती है कि वो किसी वेरिएबल को मॉडरेटर रखता है या डीवी रखता है या आईवी रखता है। जिस तरह आप सब ने अपनी अपनी असाइनमेंट्स बनाई, आप सब ने अपनी अपनी मर्जी का एक प्रॉब्लम कोट किया, ठीक है, अपनी मर्जी का ही उसमें आपने प्रॉब्लम स्टेट किया। हो सकता है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करता हो और हो सकता है आप उसको प्रॉब्लम समझ रहे हो, कोई और पर्सन उसको प्रॉब्लम ना समझ रहा हो। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रखना ये भी रिसर्चर के अपने उस पे होता है, और मॉडरेटर रखना भी रिसर्चर के अपने ही इनिशिएटिव पे होता है कि वो किस चीज को मॉडरेटर रख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी है मेरी, तो उसमें हमने क्या किया था कि एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को, ठीक है, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी का इफेक्ट देखा था प्रोडक्ट इनोवेशन पे। ठीक है, सो अब मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो था एम्प्लॉय क्रिएटिविटी और डिपेंडेंट वेरिएबल था प्रोडक्ट इनोवेशन। अब ये दोनों, जाहिर है क्रिएटिविटी हाई होगी तो प्रोडक्ट इनोवेशन पे भी हाई होगी, क्योंकि जितना बंदा क्रिएटिव हो जाएगा उतना ही वो प्रोडक्ट्स को इनोवेट करने में हेल्प करेगा। तो एक बड़ा सीधा रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक मॉडरेटर था एंटरप्रेन्योरियल पैशन, यानी किसी पर्सन के अंदर जो है ना ये पैशन हो कि मैं नई नई चीजें बनाता रहूं, ठीक है, इजादात करने का, मौजूद बनने का, जिस पर्सन के अंदर जो है ना इनिशिएटिव हो, यानी वो चाहता हो कि मैं हर वक्त जो है ना नई नई प्रोडक्ट्स बनाता रहूं, या ये चाहता हो कि वो नई जो है सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता रहे। तो अगर उस पर्सन के अंदर एंटरप्रेन्योरियल पैशन भी हाई होना चाहिए, तो होगा तो ये रिलेशनशिप मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि किसी भी वेरिएबल को हम ला के मॉडरेटर ट्रीट करा देते हैं, नहीं, हम रेलेवेंट वेरिएबल को जो है ना ट्रीट कराते हैं कि जो मॉडरेटर के तौर पर हो, और वो सिचुएशनल हो, यानी या तो वो उस जिन पर्सन की अगर बात हो रही है तो उनके पर्सनैलिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन के पर्सन के जो अपना इनिशिएटिव, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन, या फिर सिचुएशन भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे मॉडरेटर हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ साउंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो साउंड एनवायरनमेंट अगर होगी, यानी अच्छी एनवायरनमेंट में बैठकर वो मैनुअल रीड कर रहा है और मैनुअल की बेस के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा।
तो अब जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो हमें ये मजीद क्लैरिटी चीज़ों में इंशाल्लाह आती रहेगी। सो कासिम मैडम वकास, आप दोनों के क्वेश्चन का यही है कि वो हम अप्लाइड सेंस में अगर देखें तो हमें इंटरेस्ट और इंक्लाइनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम रिसर्चर हैं तो हमने सारे जो है ना इस रिलेशनशिप को आइसोलेशन में नहीं देखना होता। हम ये देखते हैं कि मजीद और कौन सी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हुई हुई हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है चीज़ों में। So जी the मैम, moderating थैंक यू। variable is the one that has a strong contingent effect on the independent variable relationship. Contingent का मतलब होता है situational, ठीक है, dependency effect, situational effect. तो moderating variable वो होगा जिसका situational effect होगा या contingent effect होगा independent और dependent variable के relationship के ऊपर, ठीक है। आईवी और डीवी का रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब उसके ऊपर जो और कोई चीज असरअंदाज करने वाली वो क्या है, एक कंटिंजेंट चीज, कंटिंजेंसी थ्योरी भी एक अवेलेबल है हमारे पास। वो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, मॉडरेटिंग वेरिएबल को, बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरी है, ठीक है। कंटिंजेंसी थ्योरी लीडरशिप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब ये होता है सिचुएशनल जो है एस्पेक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ चीजों के रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह भी आप आजकल कोविड का सिनेरियो है, तो मैं कह दूं कि जी मॉडरेटिंग वेरिएबल है जी कोविड, पोस्ट कोविड रिफॉर्म्स। सो इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ ई लर्निंग ऑन साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ई लर्निंग से एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल वेल बीइंग बढ़ रही है, तो मैं साथ सिनेरियो सिचुएशनल वेरिएबल ये रख देता हूँ पोस्ट कोविड रिफॉर्म्स, कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोस्ट कोविड रिफॉर्म्स से भी गुजर रही है, यानी कोरोना के बाद होने वाली जो रिफॉर्म्स हैं उनसे। तो फिर ये एक सिचुएशनल वेरिएबल है, ठीक है। The presence of the moderating variable modifies the original relationship between independent and dependent variable, ठीक है ना। अगर हम मॉडरेटिंग वेरिएबल कहेंगे कि ये भी मौजूद है, ऑल्दो के बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, हम रिसर्चर कभी भी तमाम वेरिएबल्स को अपने रिसर्च मॉडल के अंदर या रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर एड्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम लिमिट होता है और कॉस्ट लिमिट होती है हमेशा। तो हम सिर्फ जो बहुत ही मोस्ट यू कैन से कि अनअवॉइडेबल जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनको हम किसी सूरत नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हमारे सिनेरियो के अंदर, उन्हीं को हम रिसर्च के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। बाकियों को हम जो है ना कंट्रोल के तौर पर ट्रीट करते हैं। कंट्रोल के तौर पर इन द सेंस कि हम कहते हैं कि उनका तो इफेक्ट चेक करना हमारा स्कोप में ही नहीं है ना। ऑल्दो कि वो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं एक चीज़ के ऊपर। अब जिस तरह ये मैनुअल की पीछे बात हम कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द रेफरेंस मैनुअल्स, तो नंबर ऑफ अब प्रोडक्ट रिजेक्ट्स जो है इसके ऊपर बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं, लाइक बैड एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग की वजह से भी जो है प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकती है। इसी तरह फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं हुई एंड पे, उसकी वजह से भी हो सकती है। स्टॉक ही टाइम पे मार्केट में नहीं भेजा, उस वजह से भी हो सकती है। सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिडिक्शन ऑफ number of the rejects. So we are just studying only one aspect, that is the availability of the reference manuals. So बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, हमने उनमें से ऑप्ट करने होते हैं कि किन को हम जो है अपनी स्टडी का पार्ट बनाएं। ओके, सो कम्स टुवर्ड द एग्जांपल 7। सुमेरा, अब आप इसको रीड भी करें और हमें बताएं भी। ओके मैम। सुमेरा प्रिलिमिनरी थ्योरी इज, जी मैम आवाज आ रही है? जी जी। A prevalent theory is that the diversity of the workforce according to different ethnic, organic, race, and multinationals contribute more organizational effectiveness because each group bring its own special expertise and skill to the workplace. This suggestion can be exploited, however, only if managers know how to harness the special talents of the diverse work group. Otherwise, they will remain untapped. हाँ जी, कुछ आइडिया मिला? मैम एक दो दफा पढ़ूंगी तो शायद कुछ मिल जाए आइडिया। ठीक है, और कोई पर्सन इसमें से बताएगा? देखिए उर्दू में बता देती हूँ कि एक प्रिविलेंट थ्योरी ये है कि वर्कफोर्स, द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती है मोर टू, किस चीज को कंट्रीब्यूट करती है?
ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, बिकॉज ईच ग्रुप ब्रिंग्स इट्स ओन स्पेशल एक्सपर्टीज। क्यों इफेक्ट करती है? डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे एथनिक ओरिजिन्स, यानी बहुत सारे कल्चर्स में से, बहुत सारे रेसेस और नेशनैलिटीज में से जब लोग आके एक जगह काम करते हैं ना, तो उसे कहते हैं वर्क फॉर फोर्स डाइवर्सिटी। आई गेस आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो है कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। कैसे? क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपर्टीज और स्किल्स लाती है बहुत सारे बैकग्राउंड से। सो इस वजह से सिनर्जी का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। सिनर्जी के बारे में कुछ पता है? किसी पर्सन को पता है? टीम और ग्रुप का डिफरेंस पड़ा होगा तो साथ से एनर्जी जरूर पड़ी होगी। जी कासिम। बिल्कुल ठीक जी। साइनर्जी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमें किसी भी दो चीजों को मिलाने से अगर हमें कुछ नॉर्मल से ज्यादा जो है रिजल्ट मिल रहा है ना, तो उससे हम कहते हैं साइनर्जी, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं 1+1 जो है ना वो 2 होता है वैसे तो, लेकिन अगर 1+1 3 हो जाए तो दैट वुड बी साइनर्जी। मीन्स के अगर दो चीजों को हम मिलाएं तो उनके इंडिविजुअल सम से उनका कंबाइंड सम, तो ये सिनर्जी का इम्पैक्ट होता है। तो अगर बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें सिनर्जी होगी, यानी वो मिलकर एक दूसरे के काम को मजीद बेहतर बना देंगे। दे विल रिमेन अनटैप, अदरवाइज दे विल रिमेन अनटैप्ड का मतलब ये है कि अगर ना ये अगर वो मिलकर काम नहीं करेंगे तो उनकी ये एक्सपर्टीज एंड स्किल्स जो है वो अनटैप्ड रहेंगे, अनयूज्ड रहेंगे। मीटिंग एक्सपायर हो रही है। इसमें मेरा लास्ट इंडिपेंडेंट एग्जांपल वेरिएबल में मैंने एक आपको हिंट दिया था जी। मैम इसमें जो डिपेंडेंट होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होगा। अगेन बोले, मुझे आवाज थोड़ी ठीक नहीं आई आपकी। मैम मे बी ऑर्गेनाइजेशनल मेरा इफेक्टिवनेस वो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो। बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंट फिर क्या होगा? मैम इंडिपेंडेंट जी कौन बता इंडिपेंडेंट रहा है? डाइवर्सिटी होगा और जो मैनेजर है वो मॉडरेटर होगा इसमें। हम्म, ठीक है बेहतर। आकाश जी, और कोई? रहमान अली शाह, आप काइंडली कंट्रीब्यूट करेंगे? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमें इस एग्जांपल में बता दें। मैम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट होगा और मैम जो स्किल्स और एक्सपर्टाइज है ये इंडिपेंडेंट होंगे। नहीं, स्किल्स और एक्सपर्टाइज नहीं। फर्स्ट लाइन में देखें, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां से मिलते हैं। सॉरी मैम, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बिल्कुल ठीक। डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स या फिर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये वर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना कनेक्टिंग वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूट्स, ठीक है। दोनों के दरमियान में वर्ड होगा कॉन्ट्रीब्यूट्स, इफेक्ट्स, अफेक्ट, पॉजिटिवली रिलेटेड, रिलेटेड, इस तरह का कंसेप्ट होगा एक से दूसरे वेरिएबल के दरमियान। तो उससे भी आप आई वी और डीवी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इनके डिस्टिंक्शंस देखते हैं नेक्स्ट में। डिस्टिंक्शन इन द वेरिएबल्स। सो एक और सिचुएशन है यहाँ पे, रिसर्च स्टडी इंडिकेट्स दैट द बेटर द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स in an organization and the greater the growth needs of the employees, where the need to develop and grow on the job is strong, the greater is their willingness to learn new ways of doing things। हाँ जी, कौन बताएगा? इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कि बेटर द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ये चीज है, ठीक है।
then growth need of the employees and willingness to learn. तो अब बताएं कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा डिपेंडेंट? कौन सा कॉज लग रहा है और कौन सा इफेक्ट लग रहा है जर्नली पढ़ के? मैम विलिंगनेस टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जो है ये डिपेंडेंट है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक। और और मैम क्वालिटी ग्रेटर ऑफ ग्रोथ जो ट्रेनिंग है वो प्रोग्राम डिपेंडेंट। ठीक है, बेहतर। जी यहाँ पे फीमेल साइड से किसी ने बोला था कुछ। जी मैं खुद जरा पूछूं। अमतुल आप प्रेजेंट हैं? अमतुल? यस मैम। जी काइंडली हमें हेल्प करेंगी फाइंड करने में कौन सा वेरिएबल डीवी है, कौन सा आईवी है? मैम क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग मुझे डिपेंडेंट लग रहा है। और डिपेंडेंट? मैम एक मिनट में दोबारा पढ़ लूं। जी जी प्लीज। quality of training programs independent है और greater the growth need of employees भी जो है वो independent है। काफी बेहतर। जी हुसैन क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे आप? the training program independent है और the growth need of employee dependent है। नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट जो है वो ग्रोथ नीड के ऊपर होगा। जी मैम। हुसैन जरा स्टेटमेंट फिर पढ़ें। क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रेटर द ग्रोथ। रीड करें। और कोई पर्सन बताए? महद इमाम आप काइंडली कंट्रीब्यूट करें। जी महद आर यू इन द क्लास? यस मैम। जी आप कंट्रीब्यूट करें सेम एग्जांपल में। मैम मुझे नहीं समझ आई ये एग्जांपल। नहीं समझ आई, ठीक है। चले हम रिपीट करते हैं। कासिम जरा थॉरली बता दे। वेरी गुड कासिम। तो डिपेंड कर रहा है, ये बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया है कि विलिंगनेस टू लर्न जो है ये एक डिपेंडेंट चीज है। किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि ट्रेनिंग होगी या ग्रोथ की जरूरत होगी। तो उन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर और ग्रोथ नीड पर ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय विलिंग होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से। अब हर स्टेटमेंट के अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है। लाइक ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये लग रहा है कि विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स है। अगर मैं इस सिचुएशन को ऐसे बना दूं कि a company has many willing employees who have willingness to learn new things and so they are also participating in training programs. So यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन होना ऑलरेडी होने वाली विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। ठीक है,
तो जो वर्ड सिचुएशन जो है, सिचुएशन विल टेल कि किस चीज को डिपेंडेंट बनाना है और किसको इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर एक चीज किसी दूसरे चीज की होने की वजह से होगी ना, तो हम उसे डिपेंडेंट कह देंगे। यहाँ पर विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, महद आपको भी समझ नहीं आया था। सो विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग का इन्हिसार किस चीज पर है कि अगर तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे और ग्रोथ नीड भी होगी। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे और ग्रोथ नीड भी होगी एम्प्लॉयज को, तो तब वो विलिंगनेस शो करेंगे, अदरवाइज वो विलिंगनेस नहीं शो करेंगे। सो इसको आगे मूव ऑन करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, द एम्प्लॉय विलिंगनेस टू लर्न। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है वर्ड, तो आप सिर्फ ग्रोथ नीड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको बाद में ऑपरेशनलाइज किस तरह से करते हैं। हमने लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन में पढ़ा था कि हमने किसी चीज को जब स्टडी करना हो तो उसको हम मैयर कैसे करते हैं, ठीक है, ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये जिस वेरिएबल को हमने मैयर करना हो उसको फिर उस तरीके से फिर हम लिख लेते हैं, लाइक ग्रोथ नीड या फिर ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ फॉर्म में। सिंपली अगर हम यहाँ एम्प्लॉयज विलिंगनेस टू लर्न की जगह विलिंगनेस टू लर्न लिख लें, ये भी वेरिएबल हो सकता है। और जहां हम एक्सप्लेन कर रहे हो, जहां हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे रहे हो हाइपोथेसिस का, वहां पर हम ये लिख देंगे कि यहाँ विलिंगनेस टू लर्न से मुराद एम्प्लॉय की विलिंगनेस टू लर्न है। तो दैट इज ऑल्सो इक्वली ओके। सो हियर कम्स अनदर सिचुएशन। कौन रीड करेगा जी? मैं करूं? आकिब अहमद, आकिब अहमद जरा आप रीड करें। Yes, ma'am. Another research study indicates that the willingness of the employees to learn new ways of doing things is not influenced by the quality of the training programs offered by the organization. To all people without any distinction, only those with high growth needs seem to have the yearning to learn to do new things through specialized training. थैंक यू आकिब। कुछ समझ आया आपको इसमें से? आकिब इसमें अहमद, ये है कि एम्प्लॉयज की जो विलिंगनेस होगी, तो वो क्या नाम है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसी बेस पे ठीक है। हाई ग्रोथ होगी। और कोई? सना जावेद प्लीज जरा ये एग्जांपल इसमें से हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकाल दें। मैम हाई ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट। रिपीट करें सना, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम हाई ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट है। अगर आप इसको पिछले के साथ रिलेट करें, जो पीछे हमने मॉडरेटिंग वाला देखा था एक, और उसमें हमने एम्प्लॉय इंटरेस्ट को जो है वो मॉडरेटर लिया था। तो अब थोड़ा अब ठीक करें सना इसको। अब देखें इस सिचुएशन के अंदर टू लर्न टू डू न्यू थिंग्स फिर होगा। ठीक है, बेटर है जी। कौन और बताना चाहता था? मैम विलिंगनेस टू लर्न जो है वो है वेरिएबल है और इसमें हाई ग्रोथ नीड है, वो है, उस पे वेरी करता है। नहीं, कुछ समझ नहीं आया। महद आप क्या कहना चाह रहे हैं? शर्मीन आप प्लीज ऐड करेंगी यहाँ पे।
आई नो कि सब लोग इसको रीड भी कर रहे हैं साथ और कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकालें, तो जिस इसी तरह से आप सीखेंगे। ये इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स इसीलिए डाली गई हैं ताकि आपको मुख्य सिचुएशंस में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है। शर्मीन जावेद, आर यू इन द क्लास? सना, शर्मीन आपकी सिस्टर है? मैम यस या नो? नो मैम। ओके, शर्मीन जावेद, आर यू इन मैम द इसमें क्लास? अर्निंग टू लर्न मैम इसमें विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज टू लर्न जो है ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और जो क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे तो ये समझ आ रही है। मैम जो अर्निंग टू लर्न टू डू क्वाइट न्यू राइट। थिंग्स है ये डिपेंडेंट है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। मैम विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज ये जो है इंडिपेंडेंट है और जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है ये डिपेंड कर रहा है ऊपर वाले एग्जांपल में, और नीचे मैम स्पेशलाइज्ड थिंग्स जो हैं वो डिपेंडेंट है। मैम हाई ग्रोथ नीड्स जो हैं वो ठीक है, इंडिपेंडेंट है विलिंगनेस। और मैम हाई ग्रोथ नीड्स जो अच्छा, है वो इसको जो है इसको ठहरे, ये यहाँ तक जो है ना, अब आईवी और डीवी निकाले इसमें, बाकी सेक्शन को छोड़ दे। भाई वही है जो पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ी ना, विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉय जो थी वो डीवी था और ट्रेनिंग प्रोग्राम आईवी है, ये तो ऐसे ही है। अब इसमें समझने वाली तो ये तीसरी चीज है, हाई ग्रोथ नीड्स, इसको क्या रखेंगे हम? मैम ये Only those मॉडरेटर with है ना, high growth needs मॉडरेटर seems to have yearning to learn to do new things through specialized training। जी अभी कौन बोला है? तो वो ये मॉडरेटर है सर मैम। मॉडरेटिंग बोलिंग, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस इज एम्प्लॉय विलिंगनेस टू लर्न। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वर्ड यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये लिखा हुआ है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। इन्फ्लुएंस्ड बाय का मतलब है कि ये मुतासिर नहीं हुआ, किससे? थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसको मुतासिर करने वाला एक एलिमेंट है, किसको? द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज। सो इन दिस केस we can find the training programs offered will be treated as independent variables and willingness of the employee will be treated as dependent variable as in the previous situation। so the third thing that is coming new here इस सिचुएशन के अंदर, सो वो ये हो जाएगी हाई ग्रोथ नीड। अगर तो ग्रोथ नीड ज्यादा है, सिचुएशनल फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग्स का इफेक्ट विलिंगनेस के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन हाई ग्रोथ अगर नीड में है, यानी जरूरत है कि ग्रो ज्यादा करना है, तो उस सूरत में जो है ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का विलिंगनेस पे इफेक्ट। और अगर ग्रोथ नीड ही नहीं है कंपनी के अंदर, यानी सिचुएशन ही ऐसी है कि देयर इज नो ग्रोथ नीड, सो देयर विल बी, you can say, the weakening relationship between the training programs and the willingness of the employees। so once we comes towards this slide, we see that a dependent variable in this case is the employee's willingness to learn, and the independent is the quality of the training program, and the third thing that is moderating variable is the growth need strength। ठीक है, सिमिलरली पिछली सिचुएशन की तरह इस सिचुएशन के अंदर एक एडिशनल चीज जो है वो ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मजीद अभी क्लियर हो जाएंगे, हम थोड़ा सा आगे गूगल स्कॉलर पे भी इसको देखेंगे तो मजीद क्लैरिटी इसमें हो जाएगी। इंटरवीनिंग वेरिएबल को काइंडली कोई रीडिंग के लिए पार्टिसिपेट करे। मैडम मैं पढ़ूं? सलमान ज़ेब, प्लीज ट्राई टू रीड। सलमान, आर यू इन द क्लास? सलमान ज़ेब। मैडम मैं स्टडी करूं? ये जो वेंडर्स है ना, वेंडर्स तो मैं रिमूव किए जा रही हूँ, फिर एंड पे अटेंडेंस का इशू आपका होगा, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जी हसन, प्लीज रीड करें, आप कह रहे हैं। The intervening variable is one that surfaces between the time the independent variable start
operating to influence the dependent variable and the time their impact is felt on it. सो यहाँ पे इसको उर्दू में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इंटरवीनिंग वेरिएबल को? बिलाल खान काइंडली जरा उर्दू में हमें बता दें कि इसका क्या मतलब है जो लिखा है सामने। जी बिलाल। जी मैम। जी जरा उर्दू में हमें बता दें जो लिखा हुआ है सामने। चले कासिम आप ही बता दें। ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है दैट सरफेसेस का मतलब है कि जो सतह पर आ जाए, सामने एकदम इमर्ज हो जाए। कब इमर्ज हो जाए? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करे, यानी उसके ऊपर असर अंदाज करना शुरू होता है, तो उन दोनों के बिटवीन, दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में एक तीसरी तरह का वेरिएबल स्टार्ट हो जाता है जो ब्रिजिंग का रोल करता है। ठीक है, लिंक का रोल करता है, इंटरमीडियरी, जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इंटरमीडियरी का रोल करेगा, ब्रिजिंग का रोल करेगा, लिंक का रोल करेगा, तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाता है। तो जैसे ही आईवी का इफेक्ट डीवी के ऊपर शुरू होगा तो सेंटर में वो वेरिएबल जो है ना इमर्ज हो जाता है, यानी वाया दैट वेरिएबल जो है इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर होगा टू द डीवी। आईवी का जो इफेक्ट होगा वो मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग, इस अच्छा इंटरवीनिंग का एक और नाम भी आप अपने पास नोट कर लें, मीडिएटिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये रिसर्च की बुक का वर्ड है। कॉमन लैंग्वेज में इस इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मीडिएटिंग, ताकि जरा आपके लिए आसानी भी हो जाए कि बिटवीन द टू वेरिएबल्स अगर कोई एक तीसरा वेरिएबल उस फर्स्ट वाले आईवी के इफेक्ट को ट्रांसलेट करता है टू द डीवी, तो वो फिर मीडिएशन का इम्पैक्ट करेगा, यानी ब्रिज का रोल करेगा या लिंक उसका जनरेट करेगा बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो अब हम इसकी एग्जांपल्स आगे हो करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 जी। अब हमें फिर एक वॉलंटियर चाहिए होगा। सलमान, अब आप रीड करें क्योंकि आप जाग गए हैं, तो मैंने कहा चलें आपको ऐड भी कर लेते हैं मीटिंग में और आपसे फिर हम रीडिंग भी करा लेते हैं। सलमान ज़ेब, सलमान ज़ेब 21194। हाँ जी, क्लास अगेन ज्वाइन किए, इसका मतलब तो यही है कि जाग रहे हैं, लेकिन अब बोल नहीं रहे, तो इससे कैसे पता चलेगा कि यू आर इन द क्लास? मैडम मैं पढ़ूं? मैं सलमान ज़ेब हूँ। अमान नहीं अमाद मैडम, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ रीड करूँ उसको। तो फिर सलमान का मैं क्या करूँ? जब से क्लास में आया ना पार्टिसिपेट किया ना कुछ है, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब it looks very bad. You are 27 persons and now 18 are in the meeting and most of the class is sleeping. सो ये आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव रहेगा, बिकॉज रिसर्च ऐसा कोर्स होता है कि आपको साथ साथ चलना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो ये ऐसे XYZ नहीं है कि आप उसको कहीं से भी रीड कर लेंगे। पेपर के अंदर इस तरह का अप्लाइड क्वेश्चन ही आएगा कि आप इसमें से आईवी फाइंड करें, इसमें से डीवी फाइंड करें, फिर कैसे करेंगे उसको? तो प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहा करें। जी अमाद काइंडली रीड कर दे, लेट देम स्लीप। जी मैडम, a prevalent theory is that the diversity of the workforce according to different and ethnic organs, races, nationalities contributes more to organizational effectiveness because each group brings its own special expertise and skill to the workplace. This synergy can be exploited
However, only if managers know how to uh, harness the special talents of the diverse work group. Otherwise, they will remain untapped. ठीक है। तो Sorry, प्रेवलेंट थ्योरी untapped. ये है, प्रेवलेंट थ्योरी मीन बिल्कुल ठीक। तो प्रेवलेंट थ्योरी यानी मौजूदा थ्योरी ये है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है, अभी ब्रैकेट को छोड़ दे, ठीक है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है या इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को, ठीक है। बिकॉज क्योंकि सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के होते हैं और उनके स्किल्स एंड एक्सपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं जो वो लेके आते हैं। दिस एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉयटेड, तो ये एनर्जी जो है ना इससे फायदा उठाया जा सकता है। हाउ एवर ओनली इफ, सिर्फ इसी सूरत में कि अगर मैनेजर को ये पता हो कि किस तरह से हार्नेस मीन किस तरह से इस्तेमाल करना है इन लोगों के टैलेंट को, तो ये उसी सूरत में ये डाइवर्सिटी का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे पॉजिटिव हो सकता है या अच्छी फॉर्म में हो सकता है। अगर मैनेजर को मालूम हो कि लोगों के इन टैलेंट्स को किस तरह से राइट टाइम पे इस्तेमाल करना है। हार्नेस का मतलब होता है टाइम पे इस्तेमाल करना। सो अदरवाइज दे विल रिमेन अनटैप, तो वगरना क्या रहेगा कि वो बिल्कुल जो है वो जाया रहेंगे, दे विल बी ऑफ नो यूज। अब बताएं जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अब तक तो सबको पता होगा क्योंकि एग्जांपल सेम ही है। सुमेरा अब आप बताएंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट। जी मैम, इसमें जो वर्क फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो डिपेंडेंट है। और जो सजान है कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेडिएटिंग वेरिएबल है। मीडिएटिंग वेरिएबल मैम सजाने कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है। और कोई पर्सन? हाँ जी, ये तीसरा वेरिएबल जो है मैनेजर्स नो हाउ टू हार्नेस। मैम ये मीडिएटिंग होगा ना, मीडिएटिंग वेरिएबल होगा ये, इंटरवेनिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल होना चाहिए इसको। और कोई? जी वकास किधर है? कासिम, ठीक है कासिम पार्टिसिपेट करें। जी वकास। जी मैम, ये जो एग्जांपल वकास हमें आपके माइक से और बहुत आवाजें आ रही हैं भाई आपके। एक मिनट में। मैम ये जो डाइवर्सिटी ऑफ द वर्क फोर्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है ये डिपेंडिंग वेरिएबल होगा। और ये जो मैनेजर जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा स्पेशल टैलेंट को, ये जो होगा ये मॉडरेटिंग वेरिएबल। वर्ड आपने क्या बोला? मैम लास्ट मैंने बोला है मॉडरेटिंग वेरिएबल बोला। मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। हाँ जी, एग्जाम्पल और इसका आंसर क्या है? द डिपेंडिंग वेरिएबल इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वर्क फॉर डाइवर्सिटी, द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स that surfaces as a function of diversity is the workforce is creative synergy। अब यहाँ पे इन्होंने ना इसको creative synergy का वर्ड इस्तेमाल किया है, जबकि पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है हार्नेसिंग synergy exploited however only if managers know how to know। तो मैनेजर नो हाउ जो है वो मॉडरेटिंग मैकेनिज्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो synergy है यानी कॉम्बिनेशन है वर्कफोर्स का, वो उसी सूरत में एक्सप्लॉइट हो सकता है। यानी उसकी सिनर्जी को जब तक हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है और डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। लेकिन उन दोनों के दरमियान अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है सिनर्जी के तौर पर नहीं सामने आ सकती तो इफेक्टिवनेस नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए सिनर्जी को यहाँ पर क्रिएटिव सिनर्जी का उन्होंने नाम इसलिए दे दिया है कि
ज्यादातर जो है साइनर्जी के साथ क्रिएटिव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ साइनर्जी भी हो सकती है। तो साइनर्जी जब सामने आएगी तो डेफिनेटली जो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का इफेक्ट तभी जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे ज्यादा होगा। सो ये हमारा आज का था लेक्चर। अब हम इसके साथ मूव करते हैं गूगल स्कॉलर पे। तो वहां से हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस तरह से वेरिएबल्स लिखे हुए होते हैं रिसर्च स्टडीज के अंदर। अब देखिए ये खोल सबको नजर आ रहा है ना, गूगल स्कॉलर मैंने ओपन किया है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसमें देखिए नीचे रिकमेंडेड आर्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीजें पढ़ती रहती हूँ, तो इसलिए फिर मेरे पास उससे रिलेटेड जो चीजें मैं पढ़ती हूँ ना, उससे रिलेटेड मेरे पास ये हेल ऑफ नॉलेज जो है ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है जैसे ही आप गूगल स्कॉलर को ओपन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वेरिएबल निकालती हूँ जिस पे फर्स्ट आर्टिकल निकालती हूँ जिस पे लिखा है इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, ठीक है। The impact of transformational leadership on individual academy performance through knowledge sharing. So इसको मैं ओपन करती हूँ तो इसमें मैं देखती हूँ कि क्या है। इसमें हम IV और DV देखेंगे डायरेक्टली। So here is its PDF version. तो जैसे ही हम इसको PDF पे क्लिक करेंगे तो उसका PDF ओपन हो जाएगा। ये वाला रिसर्च पेपर खुल गया, ठीक है। अब इसके टाइटल में देखें, टाइटल सबको नजर आ रहा है? The impact of transformational leadership on individual academy performance. So IV क्या होगा और DV क्या होगा जी? परफॉर्मेंस तक मैंने पढ़ा है, सिर्फ पूरा नहीं पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा है परफॉर्मेंस तक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी यहाँ पे और डिपेंडेंट क्या है? इफेक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन एकेडमी परफॉर्मेंस। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैम। आकाश कौन सा इंडिपेंडेंट है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है। कासिम थोड़ा रिवर्स बोल गए। परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस क्या होगी सुमेरा? मैम परफॉर्मेंस जो होगी वो डिपेंडेंट होगी। कासिम बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंट फिर क्या होगा? मैम लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मैम ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डिपेंडेंट। वेरी गुड, ठीक है। कासिम अब आप बताएं। इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो द इम्पैक्ट ऑफ, तो ऐसा नॉर्मली रिसर्च पेपर्स के ऊपर ये लिखा होता है द इम्पैक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ। तो द इफेक्ट ऑफ जो होगा ना वो उसके साथ जो आगे वेरिएबल लिखा होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन के बाद वाली जो सीन है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब थ्रू वर्ड लिखा हुआ है, थ्रू नॉलेज शेयरिंग। अब मुझे ये बताएं कि ये इंटरवीनिंग होगा या मॉडरेटिंग होगा? नॉलेज शेयरिंग जल्दी से बताएं। इंटरवीनिंग होगा मैम। किसने बताया? कोमल सर मैम। ओके कोमल, वेरी गुड। वकास बताएं आप, नॉलेज शेयरिंग क्या होगा जी? मैम मॉडरेटिंग होगा मेरे ख्याल में। थ्रू का वर्ड है, थ्रू। अगर तो ये ब्रिज, अगर तो ये जैसे थ्रू मैम का ये वर्ड है एकेडमी है ना, एकेडमी परफॉर्मेंस है, तो ये नॉलेज के बगैर तो ये इंटरवेनिंग होगा मैम। बिल्कुल ठीक विकास। तो जैसा कासिम ने अभी कोट किया कि इंटरमीडिएरी चीज हो रही, थ्रू का वर्ड है, ठीक है। थ्रू का वर्ड है तो इट मींस इंटरवीनिंग है। राइट मैम, ये बेसिकली पाथ प्रोवाइड करेगा थ्रू का वर्ड से। बिल्कुल ठीक। तो मीडिएटिंग जो होता है, इंटरवीनिंग जो होता है वो पाथ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। चलें अब ये इस यहाँ तक तो ओके है। टाइटल से आपको पता चल गया IVDV क्या है।
अब यहाँ पे देखें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर टाइटल से हमें ना समझ आए ना तो हम एब्स्ट्रैक्ट में से समझते हैं कि आईवी कौन सा है और डीवी कौन सा है। ठीक है, थोड़ा एनहेंस कर देती हूँ जी। कोई पर्सन रीड करे, नाफला आप काइंडली रीड करें जरा ये एब्स्ट्रैक्ट इस पेपर का। जी नाफला, आर यू इन द मीटिंग? हुसैन अली आप रीड कर दें हमारे लिए। The objective of this paper is to evaluate the impact of transformational leadership on individual academic performance through knowledge sharing, organizational learning, organizational commitment in higher education. The study conduct the research on 500 lecturers at 10 universities in Vietnam. The study used Smart Plus 3.6 softwares to analyze the data. The result shows that transformational leadership has a positive effects on knowledge sharing, organizational learning, and organizational commitments. Ultimately, employee engagement and social support play a moderate role in the relationship between transformational leadership and knowledge sharing statistically. However, organizational learning and organizational commitment did not play any immediate role on the relationship between transformational leadership and knowledge sharing. ओके, वेरी गुड, थैंक यू हुसैन। सो अब देखिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज टू एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस थ्रू नॉलेज शेयरिंग। सो ये तो तीनों हमने सही फाइंड की है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस जो है ये डिपेंडेंट है, और नॉलेज शेयरिंग जो है वो इंटरवीनिंग है या मीडिएटर है। अब यहाँ पे देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। अब इसने ये एडिशनल जो है वो दो चीजें यहाँ पे की हैं, थ्रू के बाद चूज की हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। तो और नॉलेज शेयरिंग, तो ये उसने टाइटल में नहीं बताई दूसरी दोनों चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। ये इसने एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिया। तो ये भी जो है ना कौन से वेरिएबल होंगे, नॉलेज शेयरिंग की तरह है ना, तो कौन से वेरिएबल हो जाएंगे? इंटरवेनिंग में ही आएंगे मैम। बिल्कुल ठीक। ओके, देन लास्ट में यहाँ पे देखें, the results show that transformational leadership had a positive effect on knowledge sharing, organizational learning and commitment। तो देखें कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो डायरेक्ट इफेक्ट है ना उसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके दरमियान में इसके ऊपर पहले इफेक्ट चेक किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का पहले इफेक्ट नॉलेज शेयरिंग पर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पर दिया जा रहा है, और अल्टीमेटली एम्प्लॉय एंगेजमेंट सपोर्ट प्ले अ मॉडरेट रोल। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट उसने खुद मेंशन कर दिया है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सोशल सपोर्ट जो है मॉडरेटिंग रोल कर रहा है। हालांकि टाइटल के में उसने मॉडरेटिंग का कहीं भी जिक्र भी नहीं किया और रिफ्लेक्शन भी नहीं थी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सोशल सपोर्ट को जो है ना ये कह दिया है कि ये एक मॉडरेटिंग रोल्स हैं। अब देखिए सोशल सपोर्ट एक, अच्छा ये याद रखिएगा कि मॉडरेटिंग जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनमें सिचुएशनल फैक्टर ज्यादा काउंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह सोशल सपोर्ट है, ये सिचुएशन के अंदर सपोर्ट होगी तो इफेक्ट मॉडरेटिंग होगा। इसी तरह एम्प्लॉय एंगेजमेंट है तो ये भी उसी तरह एम्प्लॉय इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा था एक वेरिएबल मॉडरेटिंग के एग्जांपल के टाइम पे, सो सिमिलर टू दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सो ये शेयरिंग स्टैटिस्टिकली का मतलब ये है कि ये इनका इफेक्ट जो है वो मॉडरेटिंग है। However, organizational learning and commitment did not play any mediating role in the relationship between. So मेरा मैं ऐड तो कर रही हूँ लेकिन मीटिंग एक्सपायर हो रही है ऑलरेडी। सो आप किसी भी रिसर्च स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट से उसमें इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल रिसर्च पेपर जिसको हम फॉलो कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट पर्पस के लिए,
उसी में अगर हम ट्रैक डाउन करते हैं तो हमें रिसर्च मॉडल बना हुआ इस तरह से नजर आ रहा था। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है द रिसर्च मॉडल इज एज फॉलोज। सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे आपको समझा दूं वेरिएबल्स की। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से नॉलेज शेयरिंग तक जो लिंक लेके जा रहा है ना, तो ये आईवी से डीवी इसी तरह बनाया जाता है, डायरेक्ट आमने सामने। ठीक है, एंड देन जो मॉडरेटर होता है ना, वो लिंक के ऊपर, यानी लाइन लिंक जो हम लगाते हैं ना आईवी का डीवी के साथ, तो उसके ऊपर जो है ना मॉडरेटर जो है उस लिंक के ऊपर उसके एरोज होते हैं हमेशा। और जो मीडिएटिंग होता है यानी ब्रिजिंग का रोल करता है, वो बिटवीन द एरो आता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशनल से नॉलेज शेयरिंग तक जो एरो सीधा जाना था, वो वाया थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जा रहा है। ठीक है, थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जा रहा है, तो इसलिए एरोस के दरमियान में ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आ जाएगी। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग तक जा रहा है, एंड लर्निंग से इंडिविजुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस तक जा रहा है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से नॉलेज शेयरिंग तक लिंक एक जा रहा है, लेकिन थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। और नॉलेज शेयरिंग का डायरेक्ट इफेक्ट भी एक जा रहा है, एक डायरेक्ट लाइन है एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, नॉलेज शेयरिंग की एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। सो इस तरह से मॉडल बनाया जाता है रिसर्च का, जिसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स हों। अब अगर हमें ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम आसान कोई वेरिएबल ले लेते हैं। ये देखें, ये वाला 5 days अगो देखें, ये इतने रीसेंट रिसर्च पेपर्स हैं। सबको नजर आ रहा है? एक रिसर्च पेपर हम नया खोल रहे हैं। यस मैम। ओके, अब यस देखिए मैम। समटाइम्स टाइटल के अंदर मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग का वर्ड अवेलेबल होता है। आपको नजर आ रहा होगा? कौन बताएगा जी आईवी क्या है और डीवी क्या है? जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? हसन अली, आप काइंडली ट्राई करें। मैडम, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप द मीडिएट रोल ऑफ क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन? मैडम इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताएं। मैडम इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशनल मैम मेरे को लीडरशिप जो है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। जी सना। मैम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एम्प्लॉय क्रिएटिविटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल ठीक जी। नाफला। मैम एम्प्लॉय क्रिएटिविटी जो है ये डिपेंडेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। कासिम। वो क्या है? डिपेंडेंट बोला है मैडम। ठीक है, वकास आप बताएं। मैम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है वो आईवी होगा और एम्प्लॉय क्रिएटिविटी डीवी होगा, और फर्दर जो है इन्होंने एलैबोरेट कर दिया मीडिएटर का जो रोल प्ले करेंगे वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है नीचे लाइन में।
intrinsic motivation and leader-member exchange. थैंक यू सो मच वकास फॉर क्लैरिफाइंग। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब हम देखते हैं कि ये इसमें क्या कहता है। एब्स्ट्रैक्ट में देखिए पहली लाइन में ही रिसर्च पेपर खुद से बता रहा है, दिस रिसर्च पेपर विल इन्वेस्टिगेट द मीडिएटिंग रोल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड लीडर मेंबर एक्सचेंज बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसी पहली लाइन के अंदर जो है ना सारे वेरिएबल्स वो बता रहा है कि मीडिएटिंग रोल किसका है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और लीडर मेंबर एक्सचेंज का, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और एम्प्लॉय क्रिएटिविटी क्या है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि पहले जो लिखा गया वो जाहिर है इंडिपेंडेंट होगा, जो बाद में आ रहा है वो डिपेंडेंट होगा। ओके, इसमें हम देखते हैं कि इसने रिसर्च मॉडल बनाया है कि नहीं, हमारी समझ के लिए शायद बनाया। ओके, ये रहा, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एरो तो इसके मिस है। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल से एम्प्लॉय क्रिएटिविटी को डायरेक्ट एरो जाएगा, और एक एरो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल से इंट्रिंसिक को, और फिर एम्प्लॉय क्रिएटिविटी को, और दूसरा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल से एलएमएक्स को और एम्प्लॉय क्रिएटिविटी को। क्योंकि दोनों मीडिएटर है ना, तो दोनों के वाया बोथ ब्रिजेस। तो पहला ब्रिज होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन से होकर जा रहा, दूसरा ब्रिज होगा एलएमएक्स से होकर जा रहा। सो इस तरह से आपको टाइटल से भी पता चल गया है। देन कोई और देख लेते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्वेंट लीडरशिप, ये वाला आर्टिकल हम खोलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसके टाइटल में क्या हमें टाइटल से डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ आता है कि नहीं। ओके, सबको नजर आ रहा है? टाइटल सबको नजर आ रहा है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। जी। द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्वेंट लीडरशिप ऑन साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, बताएं जी क्या है इंडिपेंडेंट? वकास के अलावा आप कोई और द बताएं जी। इन्फ्लुएंस ऑफ द सर्वेंट लीडरशिप बिलाल इंडिपेंडेंट है। साहब, आप काइंडली बताएं। मैम मैं बताऊं? मैं कौन? नाफला? नाफला। चलो नाफला मैम बताओ। सर्वेंट लीडरशिप आई भी होगा और एम्पावरमेंट टीवी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सर्वेंट लीडरशिप मैडम इंडिपेंडेंट है, और जो एम्पावरमेंट है वो डीवी होगा। ठीक है जी, कासिम ऐड करें। हम्म हम्म दोनों डिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, दोनों डिपेंडेंट होंगे। ठहरे जरा आर्टिकल को डाउनलोड करके ओपन करूं, क्योंकि वो बहुत छोटा नजर आ रहा है। ओके, सो सर्वेंट लीडरशिप जो है ये आईवी है, और दूसरे दोनों जो है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, ये दोनों क्या हैं, डीवी हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें से। अब इसमें डिफरेंट तरह का थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे रिसर्च पर्पस लिखा हुआ होता है ना, अगर हेडिंग्स की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट आपको नजर आए किसी आर्टिकल में, तो जहाँ पे रिसर्च पर्पस लिखा होगा उसके अंदर जो ये लिखा होगा कौन सा आईवी है कौन सा डीवी है। द गोल ऑफ द स्टडी वाज टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्वेंट लीडरशिप, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट एंड ओसीबी, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। सो अब इसमें देखते हैं कि इसने किस तरह से बनाया है अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। शायद ना भी बनाया हो, उसकी मर्जी की बात है, बनाया हुआ है। ये रहा, नजर आया सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखें
एरोज से बताएं कि मीडिएटर कौन सा है। और अब देखें यहाँ पे मीडिएटर भी है। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। अब देखिए ये सेकंड वाला जो है B21 जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला लिंक ना हो तो सर्वेंट लीडरशिप से दोनों एरोस जा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट को और दूसरा एरो जा रहा है OCB को। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम, यस मैम, आ रहा है। यस मैम आ रहा है। सो यहाँ पे अगर देखें ना तो दोनों ही डीवी हैं, ठीक है, जिस तरह कासिम ने बताया और मैंने भी कोट किया कि सर्वेंट लीडरशिप से साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट तक एक लिंक, फिर सर्वेंट लीडरशिप का ही इफेक्ट OCB पर, तो ये 2 डीवी हो गए। लेकिन इस रिसर्च पेपर ने इसको थ्योराइज ऐसे किया है कि अब देखिए जो मीडिएटर होता है ना वो भी फर्स्ट हैंड पे आईवी से जा रहा होता है, इसलिए वो फर्स्ट हैंड पे डीवी ही होता है। तो वाया साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट इम्पैक्ट OCB पर भी है और डायरेक्ट भी है। समझ आ रही है? सर्वेंट लीडरशिप का इम्पैक्ट OCB पर डायरेक्ट भी है और वाया दिस मीडिएटर दैट इज भी है। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। तो ये इसने थ्योरेटिकली यहाँ पे सारा इसमें लिखा होगा रिसर्च पेपर के अंदर। इसीलिए हमें चाहिए कि हम टाइटल भी देखें, एब्स्ट्रैक्ट भी देखें और इसको भी मॉडल को भी देखें, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि कौन सा आईवी है, कौन सा डीवी है, कौन सा मीडिएटर है। समटाइम्स ये नहीं होगा, लेकिन कहाँ लिखा हुआ होगा? इंट्रोडक्शन के एंड में, इंट्रोडक्शन सेक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, उसके एंड में भी मेंशन होगा कि हम जो है हमारा एम ऑफ द स्टडी, ये देखें एम ऑफ द स्टडी, तो यहाँ पर भी समटाइम्स एम ऑफ द स्टडी की फॉर्म में होगा या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के फॉर्म में होगा या दोनों चीजें नहीं होंगी। उसके बरक्स क्या लिखा होगा? सिर्फ इंट्रोडक्शन के एंड में इस तरह का पैराग्राफ होगा, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ सर्वेंट लीडरशिप influencing OCB and team effectiveness. There is however a dearth in the literature. आगे थोड़ा सा बता देगा कि लीडरशिप का इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के जरिए है, तो वो भी आजकल जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी आप गूगल स्कॉलर से निकाल कर जो है देख लें आर्टिकल जिसमें हमें इन्फ्लुएंस या इस तरह का वर्ड लिखा हो, तो आप उसमें से आराम से जो है ना वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। सो क्या टाइम हो गया? ओके, मैं यहाँ पर